हेलो बच्चों, मेरा नाम कृष्णा। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बोरिंग बेसिक्स। और चलो शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट, जो कि है मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो चलो शुरू करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा मैटर के बारे में पढ़ने वाले हैं। मैटर्स क्या होता है, देखिए, everything that takes up space and can be weighed. In other words, matter has volume and mass. That means मैटर हम हर एक उस सब्सटेंस को कह सकते हैं जिसका कुछ ना कुछ मास होता है, वॉल्यूम होता है और स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है। यानी कि हम एग्जांपल के तौर पे देखें तो हमारे आसपास की जितनी भी चीज़ें आप देखते हो वो सारे के सारे चीज़ ही मैटर्स हैं। क्यों? आप भी मैटर, मैं भी मैटर, मार्कर मैटर, यानी कि एवरीथिंग जो आपके आसपास दिख रही है वो सब के सब मैटर ही है। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे देखें, टेबल वो भी एक मैटर है। एयर भी स्पेस ऑक्यूपाई करता है और एयर का भी कुछ ना कुछ मास होता है, इसलिए एयर भी आपका क्या हो जाएगा, आपका मैटर हो जाएगा। लिक्विड्स यानी कि जितने भी सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैसेस, इनकी बात करें तो सब के सब मैटर्स ही है। मैटर्स बहुत सिंपल टॉपिक है, ऐसा नहीं है कि मैटर बहुत बड़ी चीज़ है। मैटर बस इतनी सी बात है कि जो भी चीज़ें हमारे आसपास दिखती है उन सभी सब्सटेंसेस को ही हमने क्या नाम रख दिया, मैटर्स। अगर हम बात करें कि अब सब चीज़ ही हमारे पास मैटर्स है, तो ऐसी भी तो कोई चीज़ होगी जिनको मैटर्स डिफाइन नहीं किया जा सकता। तो डेफिनेटली ऐसे भी कुछ चीज़ें हैं जिसको नॉट अ मैटर्स, यानी मैटर्स हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते। जैसे कि शैडो की अगर हम बात करें तो जैसे शैडो है तो शैडो कोई स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता है, शैडो का कोई मास भी नहीं होता है। और उसी प्रकार से जो हमारी फीलिंग्स होती है, आपकी फीलिंग्स होती है, उन फीलिंग्स की भी कोई अपनी वेट या फिर कोई मास या कोई स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता है। तो सिंपल सा टॉपिक, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि मैटर होता क्या है। मैटर यानी कि सब चीज जो हमारे आसपास हमें दिखती है फिजिकली, जिनको हम टच कर सकते हैं, वो सब के सब हमारे क्या है, मैटर्स हैं। अब बात करें कि इंडियन फिलोसोफर्स जो थे, यानी कि हमारे पुराने समय के जो फिलोसोफर्स थे, वो भी मैटर्स के बारे में बहुत पुराने समय से ही खोजबीन कर रहे थे। लेकिन उन्होंने सबसे इनिशियली बात करें तो मैटर्स को कैसे क्लासिफाई किया गया था, मैटर को उन्होंने बेसिकली 5 एलिमेंट्स में क्लासिफाई किया गया था। तो 5 एलिमेंट्स कौन कौन सी हैं? एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। तो एंशिएंट फिलोसोफर्स जो थे वो मैटर्स को कुछ इस प्रकार से डिफाइन करते थे। मगर क्या है, जो मॉडर्न साइंटिस्ट है वो मैटर्स को फिजिकली और केमिकली उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे उनको डिफाइन करते हैं, ना कि इन पंच तत्व, जिसको हिंदी में ये कहें पंच तत्व, या फिर आप कहो कि 5 एलिमेंट्स या 5 बेसिक एलिमेंट्स के तौर पे। तो अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर्स। यानी कि हम जानने की कोशिश करते हैं कि नेचर्स ऑफ मैटर्स क्या है, यानी कि मैटर्स की क्या प्रॉपर्टीज है या मैटर्स किस चीज से बनी हुई है। तो जैसे कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ध्यान रखिएगा, मैटर्स जो हैं पार्टिकल से मिलकर बने रहते हैं। अब बात आती है कि पार्टिकल्स क्या है। ऑल मैटर कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। दीज स्मॉल पार्टिकल्स आर कॉल्ड एटम्स। ठीक है, तो दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर टू स्मॉल, यानी कि सारे के सारे जो मैटर्स होते हैं वो बहुत छोटे 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 पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। और वो जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतने ज़्यादा छोटे होते हैं, दिस पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर टू स्मॉल सो दे कैन नॉट बी सीन बाय द नेकेड आइज और सिंपल माइक्रोस्कोप्स। यानी कि अगर आपके पास कोई भी मैटर है, सपोज मेरे पास एक मार्कर है, तो ये भी एक हमारा क्या है, मैटर है। तो ये जो मार्कर हमें जिस शेप में दिखता है कि इतना बिग जो है, वो इतना बिग है नहीं। एक्चुअल में ये क्या है कि बहुत छोटे 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 पार्टिकल से मिलकर ही ये इतना बड़ा मार्कर बना हुआ है। यानी कि हमारे आसपास अगर आप छोटी से छोटी भी चीज देखते हो, सपोज ये मार्कर है या फिर कोई बहुत बड़ी चीज है, कोई बड़ी सी चट्टान है, ठीक है, बड़ा सा घर है, कुछ भी ले लीजिए आप, कोई भी लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स, सबके सब जो है क्या है कि बड़े छोटे छोटे पार्टिकल से ही मिलकर इतना लार्ज एक क्या बनाते हैं, सब्सटेंस बनाते हैं। और वो पार्टिकल्स यानी कि जिस भी चीज से बने हुए हैं वो पार्टिकल्स का जो साइज है वो इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि हम और आप उसको विजुअल भी नहीं कर सकते हैं या विजुअलाइज भी नहीं कर सकते विद आवर नेकेड आइज और सिंपल माइक्रोस्कोप। यानी कि अगर आप उसको देखना भी चाहते हो तो आपको बहुत ही अच्छा माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। यानी कि सपोज मान के चलिए, कहने का मतलब क्या हुआ, ये अगर एक मैटर है, यानी कि आप इसको मैटर मान लीजिएगा, तो मैटर्स जो होते हैं इस तरीके से बहुत छोटे 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 पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैटर्स जो है मेड ऑफ वेरी सिंपल या वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। ओके, चलो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। यानी कि हम जानेंगे कि ये जो पार्टिकल्स हैं इनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जैसे कि पहला कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने लिख रखा है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर कैन हैव स्पेस बिटवीन देम।
इसका मतलब ये हुआ कि जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस भी होता है। अच्छा, इसको समझेंगे कैसे कि स्पेस होता है करके, तो उसके लिए हमें एक एग्जांपल लेना पड़ेगा। तो चलिए एक एग्जांपल सोचते हैं। सपोज मान के चलिए आपके पास वाटर है, एक ग्लास आपने वाटर लिया, तो अगर आप वाटर में शुगर या फिर सॉल्ट ऐड या डिज़ोल्व करते हो तो क्या देखा है आपने, कभी ऐसा होता है क्या कि वाटर का जो लेवल है वो क्या वो राइज होता है? नहीं होता है ऐसा। यानी कि वाटर का जो लेवल है वो जहाँ रहता है वही रहता है। उस पर आप अगर 1 चम्मच 2 चम्मच शुगर ऐड करो या सॉल्ट ऐड करो, इसका मतलब क्या समझते हैं, इसी से हमें ये पता चलता है कि जो जैसे कि पानी है, सपोज ये, ठीक है, एक गिलास आपका पानी है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पानी के जो पार्टिकल्स हैं उसके बीच में पहले से ही स्पेस होता है। तभी तो जब आप उस पर शुगर या सॉल्ट ऐड करते हो तो वो उस स्पेस में आ जाता है, ना कि वो एक्स्ट्रा स्पेस लेता है। तो पहला प्रॉपर्टी क्या है पार्टिकल्स का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स है वो पूछता जरूर है। ठीक है, तो पहला क्या टॉपिक है हमारा, पार्टिकल्स पॉइंट, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। ठीक है, यानी कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। नेक्स्ट जो है हमारा पार्टिकल्स के, अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट टू ईच अदर, यानी कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, जितने भी ये कैरेक्टरिस्टिक्स लिखा जा रहा है ये ऐसा नहीं है कि मोस्ट, मतलब कि सभी के सभी पार्टिकल्स का जो नेचर बता रहा हूँ वो होता ही है। ये पार्टिकल्स के जो नेचर है वो किसी किसी में होता है और किसी किसी में नहीं होता है। जैसे कि अगर पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट टू ईच अदर, यानी कि इसमें मैं कहना चाहता हूँ कुछ जो पार्टिकल्स होते हैं वो मैटर्स के एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, मगर ऐसा नहीं है कि हर एक ही जो मैटर है उसमें हर एक मैटर में ऐसा होता हुआ जरूरी नहीं है। जैसे अगर हम बात करें सॉलिड की, ठीक है, तो सॉलिड्स में क्या होता है, आप जानते हो कि सॉलिड्स को हम सॉलिड कहते ही इसीलिए हैं क्योंकि उनके जो पार्टिकल्स है वो काफ़ी क्लोज्ड होते हैं। यानी कि जो सॉलिड वाले मैटर्स होते हैं उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी क्लोज्ड होते हैं, और इस क्लोज होने का मतलब है उनका वो एक दूसरे को काफ़ी अट्रैक्ट करके रखे हुए हैं। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करें नेक्स्ट की, तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज इन मोशन। तो जैसे कि मैंने बोला ऑलवेज इन मोशन का मतलब गलत हो जाएगा, यानी कि कुछ मैटर्स ऐसे भी होते हैं जिनके पार्टिकल्स हमेशा मोशन में रहते हैं। जैसे कि गैसेस के पार्टिकल्स ले लीजिए, आप कोई से भी गैसेस ले लीजिए या लिक्विड्स ले लीजिए, तो आपने देखा है कि लिक्विड जो है वो फ्लूइड के फॉर्म में, यानी कि कोई भी फ्लूइड जो होता है वो फ्लो कर सकता है। यानी कि एवरीथिंग विच कैन बी फ्लो, जो फ्लो कर रहा है, फ्लो ही इसलिए हो पा रहा है क्योंकि उसके पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, मोशन में है। उनके पार्टिकल्स किस में है, मोशन में है। नेक्स्ट लास्ट जो है आपका, ये मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर वेरी स्मॉल इन साइज। ये आप इसको भी लिख सकते हैं क्योंकि ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स में ही आ गया कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो साइज में बहुत छोटे होते हैं। क्लियर है? अब क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की, अगर हम बात करें तो मैटर को बेसिकली 3 कैटेगरी में या 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। अच्छा, ये पार्ट्स में जो हम डिवाइड करें कि कुछ मैटर्स को हम सॉलिड्स कहेंगे, कुछ मैटर्स को हम लिक्विड कहेंगे और कुछ मैटर्स को गैसेस कहेंगे। तो जैसे कि मान लीजिए सॉलिड है, तो देखो सॉलिड को हम सॉलिड कहते ही इसीलिए हैं बिकॉज उसके पार्टिकल्स के अरेंजमेंट में, यानी कि ये बात तो तय है कि किसी भी मैटर को हम सॉलिड, लिक्विड या गैसेस जो हम डिवाइड कर रहे हैं ये किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं पार्टिकल्स के नेचर या बिहेवियर के अकॉर्डिंग। यानी कि जैसे कि सॉलिड्स को हम सॉलिड तब कह सकते हैं जब उसके जो पार्टिकल्स है वो काफ़ी क्लोजली पैक्ड हो और उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी स्ट्रांग हो। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि अगर मान के चलिए एक सॉलिड है तो इसमें क्या है, पार्टिकल, जितने भी पार्टिकल्स हैं सॉलिड्स के वो काफ़ी ज़्यादा क्लोजली पैक्ड है और इनका बीच का, इनके जो बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा पार्टिकल्स के बीच का, इन दोनों के कंपैरिजन सबसे ज़्यादा होगा। एंड सेकंड लिक्विड, यानी कि मैटर का जो सेकंड आपका पार्ट है वो क्या है, लिक्विड है। तो लिक्विड में क्या होता है, आप देख सकते हैं कि लिक्विड में जो पार्टिकल्स है इसके कंपैरिजन थोड़े से लूजली पैक्ड है और इसके कंपैरिजन थोड़े से टाइटली पैक्ड है, यानी कि ये इंटरमीडिएट है किसका, सॉलिड और गैस का। तो इसमें आप देख रहे हैं कि इनके बीच में जो पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है थोड़ा है, ठीक है। और लास्ट जो आप देख रहे हो गैसेस जो है, हम किसी भी मैटर को गैसेस तब कहते हैं जब इनके पार्टिकल्स के बीच का स्पेस काफ़ी ज़्यादा होता है, और काफ़ी ज़्यादा होने का मतलब इनमें काफ़ी ज़्यादा मोशन भी
होता है, यानी कि जितना ज़्यादा आपका स्पेस रहेगा उतना ही ज़्यादा पार्टिकल्स में मोशन होगी। तो अब रिपीट कर देते हैं कि सॉलिड जिनके पार्टिकल्स जो हैं काफ़ी क्लोजली पैक होता है, इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी सबसे ज़्यादा होता है। लिक्विड जिनके पार्टिकल्स के बीच के स्पेस की अगर बात करें तो कंपैरिजन टू द सॉलिड थोड़ी सी ज़्यादा होती है, इनमें भी मोशन होता है, ये भी पार्टिकल्स मोशन कर सकते हैं क्योंकि इनमें भी स्पेस है। और लास्ट जो है गैसेस जो है, इनमें बहुत ज़्यादा स्पेस होने की वजह से इनमें जो पार्टिकल्स होता है इसमें काफ़ी ज़्यादा मोशन होता है। अब देखिए ये जो मोशन है यानी कि कोई भी पार्टिकल्स अगर मूव कर रहा है तो उसमें मोशन होता है, और इसी मोशन को हम क्या कहते हैं, इसी मोशन की वजह से इसमें एक टाइप की एनर्जी होती है। देखिए कोई भी अगर सब्सटेंस मूव कर रहा है दैट मीन्स वो कुछ ना कुछ एनर्जी को पोजेस कर रखा है। उसी प्रकार से अगर हम बात करें कि लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं वो भी मूव करते हैं, यानी कि वो भी मोशन में होते हैं, गैसेस के जो पार्टिकल्स हैं वो भी मूव करते हैं, यानी कि वो भी मोशन में होते हैं। तो वो मोशन करते हैं तो उनमें भी क्या होगा, एनर्जी होगा, उनमें भी क्या होगा, एनर्जी होगा। और उस एनर्जी को क्या कहते हैं, उस एनर्जी को बच्चों यानी कि जो पार्टिकल्स में जो मोशन होता है उस एनर्जी को हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। अब बात आती है कि ये काइनेटिक एनर्जी जो है किस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो पहले तो आपने देख लिया कि पार्टिकल्स के अरेंजमेंट पे भी डिपेंड करता है। सेकेंडली क्या इस काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज या डिक्रीज किया जा सकता है, तो डेफिनेटली हम काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। यानी कैसे, यानी कि आप क्या कर सकते हो, किसी भी आप काइनेटिक एनर्जी की अगर बात करें तो किसी भी पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर सकते हो उसका टेम्परेचर को बढ़ा के। यानी कि काइनेटिक एनर्जी हम कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी टेम्परेचर। यानी कि अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो आपके जो पार्टिकल्स हैं उनके काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी। ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो डिफ्यूजन क्या होता है, व्हाट इज डिफ्यूजन? व्हेन अ पार्टिकल्स ऑफ मैटर इंटरमिक्स ऑन देयर ओन विद ईच अदर, फॉर एग्जांपल स्प्रेडिंग ऑफ इंक इन वाटर। डिफ्यूजन क्या है, जब पार्टिकल्स यानी कि डिफरेंट पार्टिकल्स, मैटर्स तो बहुत सारे होते हैं और सारे मैटर्स किससे बने हुए, पार्टिकल्स से। तो जब डिफरेंट पार्टिकल्स जो होते हैं वो इंटरमिक्स हो जाते हैं ऑन देयर ओन, यानी कि अपने आप ही जब कुछ पार्टिकल्स इंटरमिक्स हो जाते हैं विद ईच अदर, उसी को ही हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि स्प्रेडिंग ऑफ इंक इन वाटर। तो इंक इन वाटर का मतलब क्या हुआ, जब हम किसी वाटर में इंक को स्प्रेड करते हैं तो होता क्या है कि जो इंक है वो इंटरमिक्स हो जाता है, या यूं कहें कि इंक का जो पार्टिकल्स है वो वाटर के पार्टिकल्स के साथ क्या हो जाता है, अपने आप ही इंटरमिक्स हो जाता है। तो इसी फिनोमिना को ही हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। और भी कुछ एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे इंसेंस स्टिक की बात करें यानी कि अगरबत्ती की बात करें, तो अगरबत्ती भी क्या होता है कि उसके जो पार्टिकल्स यानी कि जब अगरबत्ती को जलाया जाता है तो अगरबत्ती को जलाने से क्या होता है कि उसके जो पार्टिकल्स हैं वो एयर के पार्टिकल्स से क्या हो जाते हैं, अपने आप इंटरमिक्स हो जाते हैं। तो उसी प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। नेक्स्ट, ये जो डिफ्यूजन है क्या इसका जो रेट है, यानी कि ऐसा तो नहीं है कि हर एक चीज़ सेम रेट से डिफ्यूजन होता होगा। सेम रेट से डिफ्यूजन होने का मतलब ये हुआ कि डिफ्यूजन जो होता है, कुछ पार्टिकल जल्दी डिफ्यूज कर जाते होंगे कि उनको डिफ्यूज होने में समय लगता होगा। जैसे कि द रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर। इसका मतलब हुआ कि जो आपका डिफ्यूजन का जो रेट है यानी कि स्पीड है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। यानी कि टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी ज़्यादा होगा। अच्छा, क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर की वजह से काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती है, पार्टिकल्स की बढ़ जाती है। तो यूं कहें कि काइनेटिक एनर्जी अगर ज़्यादा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी ज़्यादा, और काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा कब होगी, जब आप उसके टेम्परेचर को रेज करोगे। अब एग्जांपल लेते हैं। अब देखिए कोई भी जो हॉट सिजलिंग फूड होती है यानी कि जो गरम गरम आपके खाने होते हैं तो उसकी जो आपको खुशबू होती है वो काफ़ी दूर से भी आ जाती है। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि जैसे कि आपने अभी पढ़ा है कि जो डिफ्यूजन की वजह से, देखो जो जितनी जल्दी डिफ्यूजन होगा यानी कि जिसके पार्टिकल जितनी जल्दी डिफ्यूजन होंगे उसका जो खुशबू है आपकी तरफ जल्दी आ जाएगा। तो जो हॉट फूड होते हैं, हॉट सिजलिंग फूड होते हैं, तो वो टेम्परेचर उनका ज़्यादा है। टेम्परेचर ज़्यादा तो उसमें क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा, और काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा तो उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन भी ज़्यादा होता है। इसीलिए अगर हॉट सिजलिंग फूड होता है तो उसका जो खुशबू या महक होता है वो काफ़ी दूर से भी हमारी तरफ आ जाता है। क्यों? क्योंकि उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन
डिफ्यूजन हाई होता है। और रेट ऑफ डिफ्यूजन किस पे डिपेंडेंट करता है? काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करता है। वैसे ही अगर हम कोल्ड फूड की बात करें, अगर मान के चलो आइसक्रीम, केक जो काफ़ी ठंडे होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपको उसकी महक के लिए या उसको स्मेल करने के लिए काफ़ी नज़दीक जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो काफ़ी कम होता है, यानी कि वो एयर के पार्टिकल्स से इंटरमिक्स नहीं हो पाते अपने आप। क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि उनके पार्टिकल्स के बीच का जो काइनेटिक एनर्जी है काफ़ी कम है। कम क्यों है? क्योंकि वो कोल्ड है, यानी कि टेम्परेचर उनका कम है। तो आई होप कि आपको डिफ्यूजन समझ में आ गया होगा। कैन मैटर चेंज देयर स्टेट्स? क्या मैटर्स के स्टेट को हम चेंज कर सकते हैं? बताइए, क्या मैटर के स्टेट को चेंज कर सकते हैं, यानी कि सॉलिड को लिक्विड या लिक्विड को गैस बना सकते हैं क्या? तो डेफिनेटली बना सकते हैं, यानी कि यस। कैसे? देखिए, अगर कोई सॉलिड मैटर है तो अगर आप उसको मेल्ट करते हो तो उसको वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी इस प्रोसेस को हम फ्यूजन भी कहते हैं, यानी कि जब आपका सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है तो उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फ्यूजन कहते हैं। अगर लिक्विड को हमें गैसेस में कन्वर्ट करना है, यानी कि लिक्विड स्टेट को गैस में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे? इवोपोरेशन करेंगे इसका, यानी कि इवोपरेट करने से लिक्विड क्या होता है? गैस में कन्वर्ट हो जाता है। और इन दोनों ही प्रोसेस में क्या होता है? एनर्जी एब्जॉर्ब होता है, यानी कि एनर्जी इसको चाहिए होता है। यानी कि सॉलिड को अगर आप एनर्जी दोगे, हीट एनर्जी दोगे, तो वो लिक्विड में बन जाएगा। लिक्विड को फर्दर आप हीट एनर्जी दोगे, यानी कि इवोपोरेशन करोगे, तो वो क्या बन जाएगा? गैस बन जाएगा। अगर हमें रिवर्स चाहिए, सपोज हमें गैस के स्टेट को चेंज करना है लिक्विड में, तो हमने पढ़ भी रखा है छोटी क्लासों में कि गैस को अगर हम कंडेंसेशन करेंगे, यानी कि कूलिंग, यानी कि कंडेंसेशन का मतलब क्या हुआ? इसको कूलिंग करोगे, ठंडा करोगे, तो गैस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में। फिर फर्दर अगर लिक्विड को भी आप और ठंडा यानी कि फ्रीजिंग करते हो, तो फ्रीजिंग से ये क्या बन जाता है? सॉलिड। यानी कि हम किसी भी मैटर के स्टेट्स को चेंज कर सकते हैं, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, या गैस से हम लिक्विड या लिक्विड से सॉलिड बना सकते हैं। उसके लिए कुछ प्रोसेस, जैसे सॉलिड से लिक्विड के लिए क्या करते हैं हम? फ्यूजन प्रोसेस को, फ्यूजन यानी कि मेल्टिंग। फिर लिक्विड से गैस में करने के लिए इवापोरेशन, और गैस से लिक्विड बनाने के लिए कंडेंसेशन, और लिक्विड से सॉलिड जाने के लिए हम क्या करेंगे? फ्रीजिंग करेंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेल्टिंग पॉइंट। जैसे कि हमने देखा था, अगर सॉलिड को हमें लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा? मेल्ट करना पड़ेगा। मगर मेल्ट एक प्रोसेस है, और मेल्टिंग पॉइंट क्या है? देखिए, द मेल्टिंग पॉइंट of a solid defined as the temperature at which solid melts to become liquid at atmospheric pressure। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा प्रोसेस, ठीक है, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट हम किसे कहते हैं? एक टेम्परेचर को कहते हैं। देखिए, मेल्टिंग पॉइंट हम किसी प्रोसेस को नहीं कहते हैं, बल्कि किसको कहते हैं? एक टेम्परेचर को कहते हैं। अच्छा, टेम्परेचर भी कहना गलत होगा, क्या कहेंगे? मिनिमम टेम्परेचर। मिनिमम टेम्परेचर यानी कि कम से कम वो टेम्परेचर जिसमें एक सॉलिड क्या हो जाता है? मेल्ट होके क्या बन जाता है? लिक्विड बन जाता है। लेकिन एक कंडीशन है क्या? कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि हमारा एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है उसी प्रेशर पे उसकी मेल्टिंग पॉइंट होनी चाहिए। यानी कि ऐसा टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर। देखिए, अगर सॉलिड को आप लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहते हो तो उसका टेम्परेचर सपोज 0 डिग्री सेल्सियस पे हो जा रहा है, तो अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस मेल्ट होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो जा रहा है तो 1 डिग्री में भी होगा, 2 डिग्री में भी होगा, 3 में भी होगा, 4 में भी होगा, 5 में भी, सो ऑन ऐसे होगा। तो इसका मतलब ऐसे तो उसके बहुत सारे मेल्टिंग पॉइंट हो जाएंगे। इसीलिए मैंने क्या लिखा है? मिनिमम टेम्परेचर। यानी कि द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड इज डिफाइंड एज द मिनिमम टेम्परेचर। यहाँ पे क्या कर लीजिएगा? मिनिमम टेम्परेचर कर लीजिएगा, यानी कि मिनिमम टेम्परेचर एट विच सॉलिड, ऐसा कम से कम टेम्परेचर जिसमें सॉलिड जो होता है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है आपका। जैसे आइस है तो आइस 0 डिग्री सेल्सियस को अगर देंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? लिक्विड में। तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट हो गया वो कितना हो गया? 0 डिग्री सेल्सियस। और ध्यान रखिएगा कि कंडीशन क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ही होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि चलिए ठीक है कि मेल्टिंग पॉइंट तो हो गया कि एक टेम्परेचर को हम कहते हैं, तो टेम्परेचर को अगर यानी कि मेजर किया जाता है तो टेम्परेचर की कुछ ना कुछ यूनिट्स भी होगी। तो यूनिट्स कौन कौन सी है? देखिए, सेल्सियस स्केल, यानी कि टेम्परेचर को आप सेल्सियस में भी आप मेजर कर सकते हो, टेम्परेचर को आप केल्विन में भी मेजर कर सकते हो, और सेल्सियस को आप टेम्परेचर को आप फ़ारेनहाइट में भी कर सकते हो। यानी कि टेम्परेचर के जो यूनिट्स है वो 3 यूनिट्स हो गए। सेल्सियस स्केल जिसको हम डिग्री सेल्सियस ऐसा लिखते हैं, सिंबल है उसका, केल्विन को K से डिनोट किया जाता है, और फ़ारेनहाइट को F से। अगर मान के चलिए अब हमें कन्वर्ट करना हो, यानी कि अगर हम रिलेशन देखें कि भाई सेल्सियस डिग्री में और केल्विन में क्या रिलेशन है, तो होता क्या है? देखिए, सपोज आपको 0 डिग्री सेल्सियस की बात करें तो 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273 केल्विन।
ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू क्या होता है 273 केल्विन। अब देखिए अगर मान के चले इसी तरीके से तो 1 डिग्री सेल्सियस में कितना हो जाएगा बच्चों, एक बढ़ा दीजिए, यानी कि कितना हो जाएगा 274 केल्विन। उसी तरीके से 2 डिग्री सेल्सियस में कितना हो जाएगा 275 केल्विन। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा अगर हम देखें तो, यानी कि अगर हमें केल्विन में चाहिए होगा तो हम क्या कर सकते हैं कि केल्विन इक्वल टू, ठीक है, जो भी आपको डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दे रखा है उसमें आप क्या प्लस कर दीजिए 273, तो वो आपका केल्विन में आ जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मान के चले सपोज 4 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। अब इस 4 डिग्री सेल्सियस को हमें केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे, फॉर्मूला क्या है, केल्विन इक्वल टू डिग्री सेल्सियस की जगह क्या रख दोगे 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और 273, तो कितना आ जाएगा 273 प्लस 4 यानी कि 270, कितना आ जाएगा 77 केल्विन, ठीक है, 277 केल्विन। यानी कि डिग्री सेल्सियस से अगर आपको केल्विन में जाना है तो उसी डिग्री सेल्सियस में कितना प्लस कर दीजिए 273। मगर इसका अपोजिट भी आ सकता है, यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि भाई केल्विन से आपने डिग्री सेल्सियस में अगर करना हो तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखिए कुछ नहीं करना, उसका उल्टा है, हमने माइनस करना है। यानी कि सपोज अगर यही सवाल उठा लें कि अगर हमसे पूछा जाए 277 केल्विन में कितना डिग्री सेल्सियस होता है, तो अगर डिग्री सेल्सियस में निकालना है तो हम क्या करेंगे 277 को 277 में से माइनस कर देंगे 273, यानी कि कितना आ जाएगा आपका 4 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। तो बहुत सिंपल है, फिर से एक बार आपको रिपीट कर देता हूँ, अगर आपको केल्विन में लाना है डिग्री सेल्सियस को तो उसमें कितना ऐड करेंगे 273, यानी कि जो भी आपको डिग्री सेल्सियस में वैल्यू दे रखी है उसमें आप 273 प्लस कर दीजिए तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा केल्विन में। और अगर आपको केल्विन में लाना है तो आपने देख लिया, अगर आपको डिग्री सेल्सियस में लाना है तो आप क्या करोगे उसकी वैल्यू को उसमें से 273 क्या कर दोगे माइनस कर दोगे। जैसे कि 277 केल्विन में कितने डिग्री होते हैं, यानी कि डिग्री सेल्सियस में पूछ रहा है तो 277 में से माइनस कर दीजिए कितना 273, यानी कि आपको बस ये ध्यान रखना है 273 है। यानी बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इज डिफाइंड एज द टेम्परेचर at which the vapor pressure of the liquid is equal to the atmospheric pressure। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा टेम्परेचर, ठीक है, यानी कि लिक्विड को जब हम बॉइल करते हैं, ठीक है, लिक्विड को जब हम बॉइल करते हैं तो एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिस पे ये लिक्विड किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, गैसेस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। इसमें भी ध्यान रखिएगा कि इसमें भी आपका कंडीशन क्या है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ही वो पॉइंट होना चाहिए। जैसे कि वाटर की अगर हम बात करें तो वाटर 100 डिग्री सेल्सियस में जैसे ही पहुंचता है तो वो किस में कन्वर्ट होने लग जाता है, गैसेस में, यानी कि वेपर में कन्वर्ट होने लग जाता है। तो इसीलिए उसकी बॉइलिंग पॉइंट कितनी हो जाएगी 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगी। यानी कि बॉइलिंग पॉइंट होता है मिनिमम टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट कन्वर्टेड इनटू द वेपर, ठीक है, और ये सभी लिक्विड्स का अलग अलग होगा। इसके जो बाकी के जो टॉपिक्स आपके रह जाते हैं, इस बाकी के टॉपिक्स को हम इसके अगले नेक्स्ट वीडियो में आपके डाल देंगे।